श्रद्धा आफ़ताब केस को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। कहानी बचपन में मैं अपने गांव में सुना करता था। मेरे गांव में एक व्यक्ति थे जिन्होंने कम से कम 7 से 8 बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा। हर बार हार जाते थे, परंतु उन्होंने कथा कभी बंद नहीं की और उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कथा ऐसी है कि एक राजा था। राजा की एक बड़ी खूबसूरत राजकुमारी थी। उसकी खूबसूरती के बारे में आसपास के राज्यों में दूर दूर तक खूब ख्याति थी। पड़ोस के राज्य में राजा का पुत्र राजकुमार, उसको इस राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पड़ोसियों के संबंध अधिकतर समय खराब ही होते हैं, और वही यहाँ पर भी हुआ। दोनों राजाओं के बीच के संबंध बहुत ही कड़वे थे। इसलिए राजकुमार ने अपना भेष बदलकर और पड़ोस के राजा जहाँ पर राजकुमारी थीं वहाँ पर आ गया। बड़े परिश्रम मेहनत करने के बाद राजकुमारी से मिला। राजकुमारी को अपने प्रतिभा से, अपनी बातों से उसने कन्विंस कर लिया और वन फाइन मॉर्निंग ये डिसाइड हुआ कि दोनों अपने इस राज्य से, मतलब राजकुमारी के राज्य से भाग जाएंगे। भागने का निर्णय तो हो गया, पर भागने के लिए वाहन भी चाहिए। इसलिए राजकुमार उसी शहर के एक घुड़साले में गया और घुड़साले वाले से घोड़े की डील करने लगा। उसने बोला, मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो इस राज्य का कोई भी घोड़ा उसे पकड़ ना सके। मुझे फास्टेस्ट घोड़ा चाहिए। घोड़े वाले ने बोला कि राजकुमार, मेरे पास घोड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पास एक घोड़ी है जो इस राज्य क्या आसपास के कई राज्यों में ऐसा कोई घोड़ा या घोड़ी नहीं जो इसे दौड़ा कर इसका पीछा करके इसको पकड़ सके। राजकुमार ने बोला, मुझे घोड़ा और घोड़ी जेंडर से कोई समस्या नहीं, मुझे मतलब है तो वो है स्पीड से। और राजकुमार घोड़ी लेकर अपने निवास पर आए। दूसरे दिन प्रातः घोड़ी पर बैठकर और राजकुमारी को लेकर राजकुमार वहाँ से भागा, बड़ी तेजी से। तब तक समाचार राजमहल में फैल गया और राजा की सेना राजकुमार के पीछे, राजकुमार राजकुमारी को लेकर के आगे। और घोड़ी इतनी तेज थी कि राजा की सेना का कोई भी घुड़सवार घोड़ी का पीछा नहीं कर पा रहा था। राजकुमार भागते भागते अपने राज्य के बॉर्डर तक पहुंच गए। बॉर्डर पे एक नदी आती थी। नदी सूख गई थी, अब एक छोटे से नाले का आकार रह गया था। राजकुमार ने घोड़ी को चाबुक मारना शुरू किया, पर घोड़ी नदी के किनारे पे आके रुक गई। अब वो नाला न कूदे, राजकुमार उलझ गए। तब तक राजकुमार को याद आया घुड़साला वाले की वो बात। जब वो घोड़ी खरीद रहे थे तो घुड़साले वाले के यहाँ, जो उसके पिता थे घुड़साले वाले के, उसने बोला था कि राजकुमार, ये घोड़ी बहुत तेज भागती है, पर इसकी एक ही समस्या है। राजकुमार ने पूछा, समस्या क्या है? तो घुड़साले वाले ने बताया था कि घोड़ी की नानी नाला नहीं कूदती थी। राजकुमार को ऐसा लगा था कि पीढ़ियां बदल गईं, खानदान बदल गए, डीएनए में भी बहुत सारे बदलाव आ गए होंगे, तो अब ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत हद तक बदल चुका होगा। लेकिन यहाँ पर घोड़ी नाला नहीं कूद रही थी। राजकुमार समझ गए, घुड़साले वाले की बात उनको याद आई। तब तक राजकुमारी के पिता की सेना राजकुमार के पास तक पहुंच चुकी थी। राजकुमार ने तलवार निकाली और घोड़ी की गर्दन काट दी। सेना स्तब्ध खड़ी थी। तब तक सेना ने देखा, राजकुमार ने तलवार निकाली और राजकुमारी का भी गर्दन काट दिया। सेना ने राजकुमार को अरेस्ट किया और राजा के दरबार में लेकर के गए। राजा ने पूछा, हे राजकुमार,
मुझे ये बात समझ में आई कि आपने घोड़ी का सर क्यों काटा, क्योंकि जब आपको आवश्यकता थी उस समय घोड़ी ने आपका साथ नहीं दिया, इसीलिए आपको शायद क्रोध आया होगा और आपने घोड़ी का सर काट दिया। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आपने राजकुमारी का सर क्यों काटा। उससे तो आप प्यार करते थे, उनसे तो आप शादी विवाह करना चाहते थे, उनके साथ तो आप जीवन जीना चाहते थे। राजकुमार ने कहा, राजन, समय के साथ मुझे ऐसा लगा कि पुरानी बातें पुरानी हो जाती हैं, पुराने लोगों की बातों का बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता। लेकिन जब मैंने घोड़ी के व्यवहार देखा, घोड़ी का आचरण देखा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई। कुछ चीज़ें हमारे डीएनए में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे ब्लड में होती हैं और वो नहीं जा सकती। मैंने घोड़ी की नानी का गुण घोड़ी के अंदर देखा। इसका मतलब कि यदि नानी के बाद 2 पीढ़ी बदलने के बाद भी गुण मेंटेन्ड है, इंटैक्ट है, तो आज मैं राजकुमारी को भगा कर ले जा रहा हूँ। हे राजन, ये राजकुमारी जब भागी तो आपका रिस्पेक्ट, आपकी मान मर्यादा, आपका सम्मान कहीं न कहीं तार तार हो गया। आज मैं राजकुमारी को भगा कर ले जा रहा हूँ, कल मेरी भी संतान होगी और कल मेरी भी संतान ने मेरे साथ यदि यही किया तो मेरा समाज में, मेरा अपनी स्वयं की दृष्टि में रिस्पेक्ट क्या रहेगा, लोगों के बीच में मेरी मान मर्यादा क्या रहेगी। इसीलिए कल जो मेरी बेइज्जती होने वाली है, कल जो मेरा सम्मान, आत्मसम्मान का जो तार तार होने वाला है, उसका मूल ये राजकुमारी है और इसीलिए मैंने राजकुमारी को मार दिया। राजकुमारी के पिता जो राजा हैं, वो न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने तुरंत सैनिकों को ऑर्डर किया कि राजकुमार को ससम्मान उनके राज्य में छोड़ दिया जाए। अब राजकुमार जो है वो चिंतित हो गए और उन्होंने बड़ी स्तब्धता के साथ अनेकों प्रश्नों के साथ उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, मैंने आपकी पुत्री, मतलब आपके राज्य की राजकुमारी की हत्या की है, उसके बाद भी आप मुझे इतना सम्मान के साथ क्यों छोड़ रहे हैं? और राजकुमार के ये प्रश्न सुनने के बाद राजा ने जवाब दिया कि हे राजकुमार, तुम होशियार ही नहीं, तुम्हारे पास भविष्य देखने की एक क्षमता है। तुमने क्राइम अवश्य किया है, तुमने जो काम किया है वो अक्षम्य है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम्हें प्रकृति अवश्य देगी। लेकिन जो तुमने विजडम बताया, जो तुमने आज हमारे बीच में अपना एक तर्क रखा है, वो तर्क मुझे बहुत अच्छा लगा और उस तर्क से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम्हारी हत्या को मैं क्षमा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे अपराध को मैं क्षमा नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, लेकिन तुम्हारा तर्क को मैं स्वीकार करता हूँ। राजकुमार बोले, मैं समझ नहीं पाया। राजा बोले, राजकुमारी के पिता राजा बोले कि हे राजकुमार, वर्षों पहले मेरी जो महारानी है, जिनकी पुत्री को तुम भगा कर ले जा रहे थे, जिनकी हत्या तुमने की है, उनको मैं भी उनके पिता के यहाँ से ऐसे ही भगा कर लाया था। काश अगर मुझे उस समय बात समझ में आई होती तो आज ये परंपरा न चल रही होती। ये कहानी जब बचपन में मैं छोटा था तो सुना करता था। मुझे ऐसा लगता था बड़े बूढ़े ऐसे ही कहानियाँ सुनाया करते हैं। लेकिन जब आज मैं समाज में अनेकों तरह के अपराध और इस तरह के कार्य देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानियाँ कई बार अनेकों इंसिडेंसेस और अनेकों घटनाओं के समय बड़ी ही सटीक सी लगती हैं। ये कितने प्रतिशत सही है, कितना एप्लीकेबल है, इसकी कोई गारंटी तो हमारे पास नहीं है। पर इतना मैं अवश्य कहूँगा कि हमारे पारिवारिक सामाजिक वैल्यूज़ को, पारिवारिक संबंधों को, हमारे समाज के हमारे वैल्यूज़ और संबंधों को यदि हम ताक पर रखेंगे, उन्हें तार तार करेंगे, तो कल हमारे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद
हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी। हमारे साथ लोग खड़े होने चाहिए थे, हमारे साथ समाज खड़ा होना चाहिए था, हमारे साथ वो लोग खड़े होने चाहिए थे जिन्होंने हमें बड़ा करने में बड़ा योगदान दिया है। परंतु जब हम उन्हें दरकिनार करते हैं, उन्हें हम किनारे कर देते हैं, उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी हमारे साथ रूठ जाती है। धन्यवाद।